नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 11वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको हमारी अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 11वां अध्याय। नमस्कार करके विनिमय के साथ बाद मानस हलदार उतर गए। अनामिका देवी गाड़ी की गद्दी से पीठ टिकाकर बैठी और जैसे अपने आप में खो गई। अनामिका की प्रकृति का गठन क्या केवल उसकी माँ की प्रकृति के दृष्टांत से ही है? बकुल से नहीं है क्या? बकुल में भी तो आवेग नहीं था क्या? नहीं था मोह, विश्वास, प्रत्याशा? माँ के समान तीव्र भाव से नहीं हो, चाहे सुषमा की मूर्ति में ही हो। बकुल का वह मोह, वह विश्वास, वह प्रत्याशा नहीं टिकी। आखिर बकुल ने अनामिका होकर आवेग जैसी चीज को हास्यकर समझना सीख ही लिया। फिर भी वह सुषमा, वह क्या एक बार ही खो गई थी? बकुल की उस दिन की वह मूर्ति देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उसने मानो सब कुछ को झाड़ फेंक कर उस सुषमा को मन में पहरा देकर रखा है। वही उस दिन जिस दिन पारुल ने उस घर में जाकर कहा था, माँ नहीं है, पिताजी को फिक्र नहीं, इसलिए मैं ही कहने आई हूँ ताई जी, ब्याह में अब देर करने की क्या जरूरत है। निर्मल की ताई आसमान से गिर पड़ी थी। किसके ब्याह के बारे में कह रही है पारू? पारुल को पता था ऐसी ही परिस्थिति के सम्मुख होना पड़ेगा उसे, इसलिए अपने स्थिर स्वर में कहा, और किसके ब्याह की मैं कहूंगी ताई जी, बकुल के ही बारे में कह रही हूँ। ताई जी के बगल में निर्मल की माँ बैठी थी। उनके आंख मुंह में एक बेबस विवशता फूट उठी थी। वह वही असहाय असहाय सा मुंह लिए जेठानी की ओर उम्मीद भरी आंखों से ताकने लगी, लेकिन जेठानी ने उनकी ओर नहीं ताका। उन्होंने अपनी नज़र पारुल पर ही टिकाए रखकर कहा, तो हम पूरा पड़ोसी क्या कर सकते हैं बिटिया, तेरे बाप तो हमें पूछते भी नहीं। बाबूजी तो सदा के ही वैसे हैं ताई जी, इतने से तो देख ही रही हैं आप, इसलिए चुप तो नहीं बैठा जा सकता। माँ नहीं है, भाभीियों की बात कहना ही ठीक है, ना कहना ही ठीक है। बकुल को आप लोगों के पास पहुंचा पाऊं तो मैं निश्चिंत होकर ससुराल जा सकूं। पारुल ने इसी प्रकार कहा था। उसे शायद अपनी बुद्धि और चतुराई पर खासी आस्था थी, इसलिए उसने इसी तरह से कहने की सोची थी। आवेदन निवेदन के दूर पद से नहीं जाना चाहता, मगर कितनी भूल भरी आस्था थी उसकी। ताई जी अब की जैसे आसमान से भी किसी और ऊंचे लोक में गिर पड़ी और उसी छिटक पड़ने के से भाव से बोली, तेरी बात में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ रे पारू। बकुल को हम लोगों के पास रख जाएगी? तेरे अभिमानी पिता इस प्रस्ताव पर राजी होंगे? नहीं तो हमें क्या है, मातृहीना जवान लड़की जैसे मौसी बुआ के पास रहती, हम लोग के पास रहती। पारुल फिर भी उत्तेजित नहीं हुई। उसने बल्कि और भी शांत स्वर में कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं ताई जी? आपने क्या सचमुच ही नहीं समझा कि मैं आपसे बकुल के ब्याह की बात क्यों कहने आई हूँ? ताई ने फिर से बिरस गले से कहा, इसमें सच झूठ की क्या बात है रे, समझ नहीं पा रही हूँ पारू। पहली समझने की उम्र है मेरी। तेरी माँ मुझसे बड़ी बहन जैसा मानती थी, मैंने यही समझा हम लोगों से परामर्श लेने आई हो। इसके सिवा और क्या है यह तो नहीं मालूम। निर्मल की माँ तब अकुला कर धीमे से बोल उठी, दीदी। दीदी ने उस पर कोई कान नहीं दिया। समाज का चक्कर जो आज उल्टा घूमने लगा है, इसका कारण शायद इस पर ध्यान नहीं देना ही है। जो क्षमता के आसन पर बैठे हैं, जिन्हें गद्दी का अधिकार मिला है, उन लोगों ने उस धीमी आवाज पर कान देने की जरूरत नहीं समझी। अपने अधिकार की सीमा के बारे में वे सचेत नहीं रहे। दबी आवाज को दबाए रखकर शासन कार्य को चलाते रहने की नीति को उन्होंने बरकरार रखा। इसलिए आज अब उस दबी आवाज की भूमिका कहीं नहीं है। आज सर्वत्र प्रचंड कोलाहल है। उस शोर, उस तरंग में ऊपर वालों की गद्दी बह गई, बह गया उनका शासन दंड। अब ऊपर वाले निर्वाक असहाय दृष्टि से उस और किशोर की ओर ताक रहे हैं। हाथ से निकले राज्य के लौटाने की अब आशा नहीं है। इतना ही नहीं, गुरुजन के नाते जो मर्जी सो नहीं किया जा सकता, बल्कि जो गद्दी पर आ बैठे उन लघुजनों के आगे चुप ही रहना होगा। इतिहास की शिक्षा शायद इसी नियम से चलती है, लेकिन निर्मल की माता का दल मध्यवर्ती युद्ध में निहत हुआ। अतएव उस समय उनकी क्षमता की वह दीदी पुकार के सिवा और कुछ करते नहीं बनता था। और अब ना, अब की बात छोड़िए, दीदी ने तब भी नहीं ताका। वह बोली, चूल्हे पर दूध तो नहीं चढ़ाई रे छोटी? छोटी बहू ने सिर हिलाया। छोटी बहू पारुल की ओर ताक नहीं पा रही थी, इसलिए दीवार की ओर ताकती रही।
पारुल ने कहा, मुझसे ही गलती हुई है ताई जी। मैं ये ख्याल ही नहीं कर सकी कि इस तरह कहने से आप नहीं समझ सकेंगी, सो साफ ही कहती हूँ। मैं निर्मल दा के साथ बकुल के ब्याह की बात कहने आई हूँ, काफी बड़ी हो गई है। बकुल और निर्मल दा भी तो कामकाज कर रहा है ना अभी। ताई जी ने पारुल को सब कह लेने का मौका दिया था। फिर सब कुछ सुन लेने के बाद होठों पर एक कुटिल हंसी निकाल कर बोली, मुझे यह विश्वास था कि तुम्हें थोड़ी तो बुद्धि बुद्धि है, लेकिन देख रही हूँ मेरा यह विश्वास गलत था। साहब पति की गृहस्थी करके मेम साहब बन गई क्या? निर्मल से बकुल का ब्याह, पागल के सिवा यह प्रस्ताव और कोई नहीं करेगा रे पारू। लेकिन क्यों, सो तो कहिए। पारुल ने आखिरी बार कोशिश की। हंसकर कहा था, आप लोगों का यह राड़ी वरेंद्र जात गोत आजकल वह सब उतना कोई नहीं मानता है। ताई जी ने संक्षेप में कहा, हम लोग आजकल की नहीं है पारू। निर्मल की माँ इस समय एक बात कह बैठी थी, अवश्य है। अस्फुट ही बोली, पारुल के पिता का खानदान तो हम लोगों से ऊंचा ही है दीदी। देवरानी की और कठोर भर्त्सना की दृष्टि डालकर ताई जी ने कहा था, तुम चुप भी रहो छोटी। ऊंच नीच की बात नहीं, बात है रीति नीति की। खैर, बेसिर पैर की बातों के लिए मुझे यह समय नहीं है पारू। फिर यह भी कह दूं, तुम्हारी यह धड़ंग बहन स्वजाति की भी होती तो मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनाती। एक पर पुरुष युवक से हरदम फुसफुस फुसफुस खुसुर पुसुर उसे आकर्षित करने की चेष्टा, ऐसी लड़कियों को हम अच्छी नहीं कहती। पारुल का चेहरा सुर्ख हो उठा। यह पारुल खुद ही अनुभव कर रही थी। यह भी समझ रही थी कि अब उसमें एक शब्द भी बोलने की शक्ति नहीं है। वह चुपचाप चली आई थी वहां से। अपनी एकांत स्नेह पात्री के लिए बेचारी पारुल ने फिर भी कष्ट किया था। उसने गली के मोड़ पर निर्मल से कहा था, तुमसे कुछ कहना है निर्मल दा। निर्मल अचकचा गया। क्या? वह बात रास्ते पर खड़ी होकर नहीं कही जाएगी, जरा आओ तुम। पहले देख लो हमारी खिड़की पर कोई है या नहीं। उसकी ओर अपलक देखते हुए पारुल ने पूछा, कोई हो तो क्या होगा? उस दृष्टि से निर्मल शायद अप्रतिभ हुआ था। बोला, नहीं नहीं होगा तो क्या, मगर ताई जी को तो जानती हो, देखते ही पूछ बैठेंगी क्यों, बात क्या है, वहां क्या काम है तुम्हें। पारुल के होठों पर एक हंसी छिटक आई थी। उसने धीरे से कहा, रहने दो, तुमसे अब कुछ नहीं कहना, हो गई बात। धोती के छोर से मुंह पहुंचते हुए निर्मल ने कहा, हो गई? कौन सी बात हो गई? एक अजीब हंसी हंसकर पारुल बोली थी, देखती हूँ तुम तो अपनी ताई जी जैसे हो, बड़ा चढ़ाकर कहे बिना कुछ नहीं समझ सकते। छोड़ो, पूछती हूँ, घर वालों की राय के खिलाफ ब्याह करने का साहस है या उनकी राय को अपने अनुकूल करने की शक्ति? निर्मल ने सर झुका लिया। उसने नाहक के कपाल का पसीना पहुंचा था। फिर बोला, वह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, निर्मल ने आवेग से रूधे गले से कहा। माँ बाबूजी तक ही होता तो शायद बात बन जाती पारुल, पर ताई जी, उन्हें राजी करना असंभव है। असंभव भी है तो फिर कहने के लिए क्या कहा? पारुल हंस पड़ी। जाओ, अब तुम्हें नहीं रोकूंगी, ताई जी शायद तुम्हारा दूध गर्म किए बैठी हैं। निर्मल का चेहरा लाल हो गया और चूंकि रंग खूब गोरा है इसलिए खूब ज्यादा प्रकट हो पड़ा था। निर्मल ने कहा, मेरा मजाक उड़ा रही हो पारुल, किंतु उनकी अवज्ञा कर बाहर जाने की मैं कल्पना नहीं कर सकता। उनसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तो खिलाफ नहीं है। उससे कोई लाभ नहीं पारुल, ताई जी पर चू करने की भी जरूरत किसी की नहीं। अरे बाप रे, फिर तो मुझे कुछ कहना ही व्यर्थ है। पारुल अचानक बड़े मजाक के सुर में हंस पड़ी। उसने कहा, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे मेरे भाई। ताई जी की इजाजत लिए बिना मोहल्ले की लड़की से प्रेम व्रेम करना ठीक नहीं हुआ, नहीं तो वह बेचारी लड़की नहीं मरती। मैं भी जिंदा नहीं हूँ पारुल। निर्मल की आंखों से हठात आंसू की दो बूंदें टपक पड़ी। धोती के छोर से उस आंसू को पहुंचते हुए वह चला गया। मेरे मन की हालत समझने की क्षमता तुम में से किसी को नहीं है। उसकी ओर ताककर पारुल को ममता हो आई थी। नहीं, पारुल बड़ी निर्मम है। पारुल को घृणा हुई। पारुल ने कहा था, मिट्टी का खिलौना, लेकिन इस मिट्टी के खिलौने के लिए बकुल के मन में काफी ममता थी। सौंदर्य में लिपटी वह ममता बकुल में कहीं रह गई है। पति के पास चले जाने के समय पारुल कहती गई, मैं समझ नहीं सकी थी, महज एक माटी के खिलौने को दिल दे बैठी है तू। बिना समझे तेरा भला करने की कोशिश में मैंने तुझे ही छोटा कर दिया। बकुल, छोटी नहीं हुई, ऐसा सोचने से कौन छोटा कर सकता है सजली दी। पारुल, यह तत्व कथा है, इससे केवल मन को ढांढस बंधाया जा सकता है। सोचकर दुख होता है, तूने ऐसा खाक प्रेम किया, माटी के गणेश को उसकी ताई के आंचल तले से खींचकर नहीं निकाल सकी। रहने दो सजली दी। बाबूजी के स्वर में कहूँ, जीवन नाटक उपन्यास नहीं है, किंतु यह बात क्या बकुल ने प्राणों से कही थी?
अपात्र को दान दे बैठी थी। जिस हृदय को वह हृदय क्या नाटक उपन्यास की नायिका की तरह ही पीड़ा से नीला नीला नहीं उठा था, यंत्रणा से जर्जर नहीं हो गया था। काफी रात गए। जब पूरा घर नींद बेहोश हो जाता तब बकुल जागकर खिड़की पर खड़ी यह जानने की कोशिश नहीं करती थी क्या कि उस घर के 3 तल्ले पर अभी भी उस कमरे में रोशनी जल रही है या अंधेरा। उस रोशनी अंधेरे से बकुल को कोई हानि लाभ नहीं था। उसे सिर्फ वह रोशनी अच्छी लगती थी। उसे यह सोचना अच्छा लगता था कि 3 तल्ले पर वह आदमी भी तो सो नहीं पाता है। वह जाकर बकुल के बारे में सोचता है। यह भावना ही उपन्यास की नायिका जैसी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बकुल बहुत सारी अवान्तर कल्पनाएं करती थी। जैसे बकुल एक दिन बिना रोक के ही मर गई। घर में रोना धोना। वह घर इस आकस्मिकता से विमूढ़ बना। निषेध भूलकर इस घर में चला आया। आकर सुना डॉक्टर ने बताया मानसिक आघात से दिल कमजोर हो जाने से हार्ट फेल हो गया। यह सुनकर उस माटी के खिलौने में तुरंत प्राण की चेतना जग गई। शून्य में माथा ठोककर सोचता कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख हूं मैं, कितना मूढ़। हाँ, उनंदी रात की दुर्बलता में ऐसी एक एक निहायत अनाड़ी लेखक की लिखी कहानी जैसी कहानी रचा करती थी बकुल। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, बड़ी जल्दी ही एक दिन उस घर में बहुत बत्तियां जली। 3 तल्ले का वह कमरा रात भर बत्तियों से जगमगाता रहा। उसी रोशनी में आत्मसत हो गई बकुल और उन अनगढ़ कहानियों को देखकर खुद ही उस बेतरह हंसी आई। सोचा अच्छा है मन ही मन लिखी इन कहानियों का किसी को पता ही नहीं। बकुल ने क्या वह रोशनी अपने ही घर बैठकर देखी? रोशनी की उस नदी में वह एक बार घट भरने नहीं गई, वहां भी गई वह। आखिर वह उपन्यास नाटक की नायिका तो नहीं। लाल चिट्ठी लिए निर्मल के बाबूजी स्वयं आए थे। बकुल के पिता से अनुरोध किया, मेरा यह पहला मौका है भैया, सबको जाना होगा, खड़े होकर यत्न पूर्वक इसे संपन्न कराना होगा। ना, तबीयत ठीक नहीं है यह कहकर टालने से नहीं चलेगा। कोई हिला हवाला नहीं सुनूंगा। बहुओं को बुलाकर मेरे सामने कहें, उस घर के चाचा कह रहे हैं हल्दी और बहू बात के दिन ये 2 दिन इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बाल बच्चे सभी उस घर में, चाय जलपान भोजन सब वहीं। बकुल के पिता ने कहा, हाँ हाँ जाएंगे, बहुए लड़के जाएंगे। सिर्फ लड़के बहुए नहीं, निर्मल के पिता ने निर्वेद से कहा, पोता पोती सबको लेकर आपको भी आना होगा। और निर्मल की माँ ने खास तौर से कहा, बकुल जरूर आवे, उस पर बहुत कामकाज का भरोसा करती है वह। हो सकता है बकुल के जाने में संदेह हो, इसलिए बकुल को खास तौर से कहा गया। बकुल के पिता प्रबोध बाबू अपने गठिया के दर्द को भूलकर सीधे बैठते हुए बोले, बहुरानी से कहना भाई, बकुल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जवान कुमारी लड़की, समझ ही सकते हैं 10 के सामने लाज। बकुल के जमाने में वास्तव में ही इसे लज्जा थी। जवान कुमारी लड़की को चोर से भी ज्यादा छिपा कर रखना होता था। प्रबोध बाबू ने कुछ अतियुक्ति नहीं की, परंतु निर्मल के पिता ने उसे उड़ा दिया। शायद उस लड़की को वे लोग कुछ विशेष स्नेह की दृष्टि से देखते थे, इसलिए ममता के वशीभूत हो उसके संस्कार संपर्क को जरा सहज कर लेना चाह। बोले, ये दोनों घर तो एक ही हैं भैया, इस घर में ब्याह होता तो क्या करती? बकुल के पिता ने अनिच्छा से कहा, अच्छा कहूँगा। निर्मल के पिता बोले, उसकी चाची की एक इच्छा और है, वह भी कह जाऊं। कामकाज की भीड़ से वह निकल नहीं पा रही है, आएगी लेकिन किंतु पहले से ही कह रखने को कहा है उसने। आप जरा बुला दीजिए बकुल को, बहुत दिनों से भेंट मुलाकात नहीं हुई है, नहीं तो वह और पहले कहती। और भी वे यह ब्याह भी तो अचानक ही तय हो गया था ना। बकुल के पिता इतनी आत्मीयता से भी अधिक विगलित नहीं हुए, लगभग अनमने भाव से बोले, घर के काम धंधे में लगी होगी, बात क्या है? इस पर निर्मल के पिता ने खोलकर बात बताई। निर्मल की माँ ने बकुल के आग्रह किया कि वह निर्मल के ब्याह में माँ के नाम से एक प्रीतिकर उपहार लिख दे। बकुल के पिता की पेशानी पर जो शिकन है वे पड़े ही रही। क्या लिख दे? क्या लिख दे? प्रीति उपहार मतलब कविता, ब्याह में छपाते हैं ना लोग, वही। भौं सी खोड़कर बकुल के पिता ने विस्मय विरस गले से, बकुल बकुल ने कविता कब से लिखना सीखा? निर्मल के पिता हंसकर बोले, कब, छुटपन से ही तो लिखती है। उसकी कविता तो पत्रिका में छपी भी है, नहीं देखा आपने? संकोच से उसने शायद दिखाया नहीं है, उसकी चाची ने देखा है, कहती तो है कि बहुत अच्छा है, इसलिए प्रीति उपहार लिख देने का आवेदन है। जरा बुला दीजिए उसे, मैं स्वयं ही कह दूं। जैसे दवा निगलते ही हो वैसे ही गले से प्रबोध चंद्र ने बेटी को बुलाया, कहा, सुना है कि तुम कविता लिखती हो? बकुल ने शंक की दृष्टि से ताका। उस घर के चाचा ही यहाँ क्यों हैं, और यहाँ उनके सामने यह प्रश्न ही क्यों?
लेकिन इस क्यों का उत्तर जानने में देर नहीं हुई। निर्मल के पिता ने झटपट अपनी बात रख दी। बकुल उपन्यास की नायिका नहीं है, फिर भी उसके पैरों तले की जमीन खिसक नहीं गई। क्या उसके जी में यह नहीं आया कि चाची जी क्या वास्तव में अबोध है या निरी निष्ठुर? इस निर्मम षड्यंत्र के विरुद्ध बकुल की सारी सत्ता क्या एक बार विद्रोही उठने को लिए नहीं चाहने लगी? क्यों क्यों उसे निर्मल के ब्याह में जाना होगा? निर्मल के ब्याह में कविता ही भी लिखनी पड़ेगी। उपन्यास की नायिका नहीं होते हुए भी बकुल ने क्या यह नहीं सोचा? मनुष्य की इस निष्ठुरता पर वह टूट नहीं पड़ना चाह रही थी। हो सकता है सब कुछ हुआ हो। फिर भी उसने धीमे से कहा, अच्छा, आपकी बकुल जैसी लड़की इस युग में नहीं मिलने की भैया। निर्मल के पिता ने प्रसन्न मन से कहा। उसकी चाची तो उसकी बहुत बड़ाई करती है। बकुल को चिल्लाकर कहने की इच्छा हुई, रुकेंगे भी आप? किंतु बकुल के शरीर को भीतर थोड़ी हलचल छोड़कर और कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर से सबको जाने का विनीत आग्रह करके निर्मल के पिता खुशी खुशी चले गए। वह आदमी शायद वास्तव में ही अज्ञ अबोध है, क्योंकि निर्मल की माँ ने पारुल के प्रस्ताव के अलावा और कुछ भी नहीं कहा था उनसे। और कहती भी क्या? निर्मल और बकुल के प्रेम की बात वह कहने की भी बात है भला?